हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो ये इसकी पहले पार्ट की वीडियो है। ये पार्ट जो है ये 2 वीडियो में आएगा। तो देखिए, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिससे हमारा जो संविधान है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिनके हेड जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और ये बेस्ड किस पे है? तो ये बेस्ड है जो ब्रिटिश पैटर्न है उस पर बेस्ड है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मीन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे जो एक तरह से मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसका जो हेड होंगे वो कौन होंगे? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। वही हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है तो उसके जो रियल अथॉरिटी, जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर पे होगी। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 74 और 75 जो है वो इस चीज़ से रिलेट करता है, इन चीज़ को, और ब्रॉड स्केची और जनरल मैनर में जो वो डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 74 और 75 के बारे में हम डिटेल से एक एक क्लॉज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 74 डील्स विद द status of Council of Ministers, while Article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowance of the minister। देखिए, आर्टिकल 74 बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या स्टेटस होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनाए जाएंगे, कौन होगा और उनका हेड कौन होगा, इन सब चीज़ों की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 74 है वो प्रोवाइड करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, और ये लोग एड और एडवाइस जो है ये सलाह किसको देंगे? तो ये सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये लोग जो हैं ये सलाह किसको देंगे? तो ये सलाह देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 74। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड अप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी अदर मिनिस्टर्स हैं उनको मिलाकर बनता है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर हैं, इन सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, इस जो हमारा 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो सबसे पहले जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें इसी में देखने को मिलता है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया गया किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इन विच द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही जो है एक तरह से पूरे फंक्शंस होते हैं, जिनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हु एक्चुअली एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्योरेटिकली वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेसिडेंट। तो देखिए, जो भी सरकार के जो भी कार्य हैं वो तो होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे ही, लेकिन वो उनके पीछे किसका हाथ होता है? तो उनके पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब सलाह देंगे, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर सलाह देंगे, तो ही प्रेसिडेंट कोई जो है ऑर्डिनेंस पास करेंगे या कोई भी काम करेंगे, कोई भी लॉ ले आएंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे ही जो है वो प्रेसिडेंट काम करते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 ही बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो एडवाइस करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। जिसका क्लॉज 1 ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूडेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो यहाँ के हेड हैं, जो वो एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट को यही लोग एडवाइस करेंगे, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को जो भी अपने फंक्शंस करने हैं उनके एडवाइस के बाद ही वो करेंगे। प्रेसिडेंट में एक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। देखिए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चाहे तो ये कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि आप जो एडवाइस दिए उसको एक बार रिकन्सिडर करिए। ठीक है, एक बार उस पर जो है विचार करिए, एक बोल सकते हैं। लेकिन अगर फिर से दोबारा वही एडवाइस दी जाती है राष्ट्रपति को, तो फिर उनको मानना पड़ेगा, वो बाध्य होंगे उसको मानने के लिए। क्लॉज 2 ये बोलता है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वॉज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। अब देखिए, कोई भी एडवाइस दिया गया, ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनके हेड हो गए हमारे पीएम। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है कोई भी एडवाइस दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस दिया गया इनके द्वारा, तो ये जो है आप किसी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं चल सकती, इस संबंध में आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस संबंध में जो है आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 ये कहता है कि एडवाइस के बेसिस पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ भी एडवाइस देते हैं उसकी इंक्वायरी जो है वो किसी कोर्ट में नहीं होगी।
बात करते हैं आर्टिकल 75 क्लॉज 1 की। तो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेगा। और उसके बाद उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही बाकी के जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ कि पहले प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अब जब अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बारी आएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेकर ही अदर मिनिस्टर को वो अपॉइंट करेंगे, बिना सलाह लिए नहीं करेंगे। जिसको वो कहेंगे उसी को केवल अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1। उसके बाद देखेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उनकी संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हाउस ऑफ द पीपल है, ठीक है, लोकसभा, तो लोकसभा सपोज करिए लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं। ठीक, तो लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं तो सिर्फ 15 मेंबर्स ही हो सकते हैं जो कि किसमें होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 15%, उससे ज़्यादा नहीं। द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए ये मिनिस्टर किसके प्लेजर में ऑफिस होल्ड कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति के प्लेजर में ये ऑफिस होल्ड करेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर यहाँ अपॉइंटमेंट की जो बात है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर उठा के बना देगा। मीन्स जो मेजॉरिटी पार्टी है लोकसभा में, जिसकी मेजॉरिटी होगी, तो उसके हेड को ही जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। और अगर मान लीजिए कि उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो अपने वहाँ डिस्क्रिशनरी पावर जो है, प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है उसको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। तो अगर इसको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्राइम मिनिस्टर वाली पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, बिफोर ए मिनिस्टर टेक्स ओवर हिज ऑफिस प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम ओथ। देखिए जब ऑफिस लेने से पहले मिनिस्टर को शपथ दिलाने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। एंड सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट बाय द पर्पज ऑफ थर्ड शेड्यूल। और जो ओथ की बात है वो हमारे थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में की गई है, थर्ड शेड्यूल में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है शपथ दिलवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सभी मिनिस्टर्स को। सैलरी और जो अलाउंस होगा वो देखिए सेकंड शेड्यूल जो है हमारा, जो दूसरी अनुसूची है उसमें सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। तो सेकंड, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स आर सच एज द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन। टाइम टू टाइम जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा ये जो भी सैलरी अलाउंसेस वगैरह हैं, अंटिल पार्लियामेंट जो डिटरमाइन शैल बी एक्सपायर्ड इन द सेकंड शेड्यूल। ये कहा गया जब तक पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता तब तक जो है जो दूसरी अनुसूची है जो कि सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करती है, तो उसी के हिसाब से सभी मिनिस्टर को जो है वेतन भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिस्क्वालीफाइड। देखिए शेड्यूल जो 10 है हमारी 10वीं अनुसूची है, वो बात करता है किसके बारे में? तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में आता है। तो वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, सपोज एग्जांपल समझते हैं जैसे बीजेपी पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी है, एक समझते हैं यहाँ पे जैसे कांग्रेस समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बीजेपी पार्टी से कोई भी मेंबर जो है वो इलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट होके वो उसको बीजेपी की टिकट मिली, वो यहाँ से चुना गया और एक मिनिस्टर बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करता है कि वो पार्टी चेंज कर देता है। अब वो उसको कांग्रेस पार्टी में वो जाके ज्वाइन कर लेता है, तो क्या होगा? उसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लग जाएगा और वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून होता है कि आप एक जो है अगर आप चुनाव जीत गए हैं किसी पार्टी से तो आपको उसी पार्टी में ही रहना है, अपने पार्टी जो है बदल नहीं सकते हैं। तो यही बात करता है 10th शेड्यूल हमारा। तो ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस अंडर 10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंट एज ए मिनिस्टर अंडर द क्लॉज 1। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी मेंबर है किसी भी हाउस का, आइदर हाउस यानी यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो आइदर हाउस पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा हो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो 10th शेड्यूल को फॉलो नहीं करें। मीन्स या तो पहली चीज़ तो वो पार्टी ऐसे चेंज कर रहा है तो उस समय भी किया जाएगा। उसके अलावा अगर सपोज़ करिए कि वो अपने पार्टी के खिलाफ जाके वोट करता है, ठीक है, मीन्स अगर कोई भी एक तरह से सपोज़ करिए कि कोई पार्टी ने कोई चीज़ डिसाइड किया इस चीज़ पे जो है वोटिंग करना है,
तो अगर वो मिनिस्टर जो है मान लीजिए खिलाफ वोटिंग करता है, अपने पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो है वो दोबारा से कब ज्वाइन करेगा, तो फॉर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्क्वालीफिकेशन टिल द डेट ऑन द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एज सच मेंबर्स वुड बी एक्सपायर। तो देखिए जब उसका मान लीजिए कि 5 साल का पीरियड था उस मिनिस्टर का और उसको 4 साल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, 1 साल बचा, तो लेकिन वो जब दोबारा से इलेक्शन होगा, दोबारा से जब चुना जाएगा, तभी जो है वो दोबारा से मिनिस्टर जो है बन सकता है, ठीक है, दोबारा से उसको इलेक्शन करना पड़ेगा, बीच में जो है वो जो है ज्वाइन नहीं कर सकता। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at expiration of that period cease to be a minister। मान लीजिए कि किसी को भी ऐसे कोई पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन गया, किसी को मिनिस्ट्री दे दी गई, मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, लेकिन उसको जो है 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स के अंदर जो है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर जो है बनना पड़ेगा, तभी वो मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो सिंपल से ये समझिए कि अगर कोई भी मेंबर नहीं है, मीन्स वो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। पीएम कहते हैं कि इनको मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन उसको ये 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना अनिवार्य होगा, तभी वो मिनिस्टर रह सकता है। तो मिनिस्टर नहीं तो वो मिनिस्टर से पद से जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होता है। तो स्टार्टिंग जब देखेंगे हम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो उनकी स्टार्टिंग हम देखेंगे तो वो होती है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से। तो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति देखते हैं कि किसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, तो मेजॉरिटी देखेंगे किसके पास है लोकसभा में, और उस मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होंगे उसको बना दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे किसी को भी नहीं बना सकते, मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होंगे सिर्फ उन्हीं को बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, हाउस में किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो देखा जाएगा सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स किसके पास हैं। तो सपोज़ करिए कि कोई एक पार्टी है, उसके पास सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं, ए पार्टी, तो इसके पास सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं। तो जो प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो इसके जो लीडर को है वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उनसे ये कहेंगे कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी जो है प्रूफ करनी पड़ेगी लोकसभा में, तभी आप जो है एक तरह से अपनी पार्टी चला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, ठीक है। While appointing the prime minister, the president will have to little opportunity to exercise his own discretion। इसलिए ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट के पास उतना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। ही विल हैव टू बी द लीडर ऑफ पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो जिस पार्टी को जो है लोकसभा में मेजॉरिटी मिलेगा, मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा वोट में सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोकसभा में रहेंगे वही मेजॉरिटी पार्टी रहेंगे, तो उसी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। ओनली व्हेन नन ऑफ द पार्टीज रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा कमांड्स ए क्लियर मेजॉरिटी। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को कोई क्लियर मेजॉरिटी मिला ही नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला है, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बना सकते हैं। द सेक्शन ऑफ द अदर मिनिस्टर्स इन प्रैक्टिस इंटायरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो अदर मिनिस्टर चुने जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि आप इनको मिनिस्टर बनाइए, तो राष्ट्रपति जो है उन्हीं को मिनिस्टर बनाएंगे, बाकी किसी और को नहीं बनाएंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ टू सिंपली एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी रिकमेंड करेंगे कि इनको मिनिस्टर बनाना है, तो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिनिस्टर जो है बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ही समझ लीजिए कि अदर मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट द टीम चूजन बाय हिम। और जो भी टीम प्राइम मिनिस्टर जो बनाएंगे अपनी टीम, तो उसको जो है राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये बाउंडिंग है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो देखिए मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो ये मिनिस्टर होंगे वो किसी न किसी हाउस के जो है मेंबर रहने चाहिए, ठीक है। मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये चाहे लोकसभा के मेंबर हों चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, तो इनको जो है किसी न किसी हाउस का जो मेंबर है वो रहना ही होगा, तभी ये क्वालिफाई होंगे कि वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है एक मिनिस्टर बन सकें। इफ़ ए पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस, अगर कोई पर्सन है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, ना लोकसभा का मेंबर ना राज्यसभा का मेंबर है, इज़ अपॉइंटेड मिनिस्टर, अगर उनको एक तरह से मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर जो है उनको जो है किसी न किसी हाउस में की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा आदमी है, ठीक है, जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं है, अगर उसको मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके पास 6 महीने का समय होगा कि आप या तो राज्यसभा या तो लोकसभा के मेंबर बन जाइए, तभी आप मिनिस्टर रहेंगे, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की।
तो पहला तो हो गया जो एंटी डिफेक्शन लॉ था 10th शेड्यूल हमारा, उसके अंडर में डिस्क्वालीफाई होते हैं। मान लीजिए एक दल से दूसरे दल में बदलने की कोशिश करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं जीतने के बाद, तो यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा देखें तो if a member of parliament has been disqualified on the ground of defection he would not be eligible to become a minister। अगर कोई भी मतलब कोई भी अगर पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया डिफेक्शन के बेसिस पे, तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। बट इफ़ ही अगेन गेट्स इलेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्रेशली हेल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देन ही विल बी एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर। लेकिन बाद में दोबारा जब 5 साल के बाद जो टर्म के बाद फिर जब दोबारा फ्रेश इलेक्शंस होंगे, उसमें मान लीजिए वो मिनिस्टर चुन के आता है, तब वहाँ पे फिर वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे सैलरी मिलती है। तो देखिए हमारे संविधान में जो है जो भी सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है मिनिस्टर्स की, वो ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम वो डिटरमाइन करता रहेगा। जो भी मिनिस्टर्स की सैलरी वगैरह है वो पार्लियामेंट संसद जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा, या अपने हिसाब से जैसा उसको सही लगे। As a result of the law established by the Parliament in 1985, each minister is entitled to same pay and allowance as the member of Parliament। तो जो भी सभी मिनिस्टर 1995 में इसके संबंध में एक लॉ लेके आया गया, और ये कहा गया कि जैसे पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं तो उनको जैसे सैलरी मिलती है उसी तरह सबको मिलेगी। जो भी मिनिस्टर्स हैं तो उनको वही सैलरी मिलती है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। अब स्ट्रेंथ की बात करें, संख्या कैसे कितनी रहती है, तो स्ट्रेंथ जो है हमारे संविधान में स्ट्रेंथ को एक तरह से क्लासिफाई नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट साइज़ डिटरमाइन बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो इसका साइज़ है, इसका साइज़ डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? इसका साइज़ डिटरमाइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन के द्वारा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने उस विवेक पे डिटरमाइन करेंगे टाइम टू टाइम कि क्या साइज़ होगा। ये पहले कहा गया था, लेकिन बाद में क्या होता है 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है। 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में। तो इस एक्ट के द्वारा ये सेट किया जाता है कि लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, मीन सपोज करिए अगर 100 स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो सिर्फ 15% यानी सिर्फ 15% ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रह सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसकी सिर्फ 15% जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 15% जो है ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये डिसाइड किया गया। बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि कितना टर्म होता है जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका। तो मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन रिकमेंड जो है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और ये भी ये कहा था कि इन्हीं के प्लेजर पे, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपनी सीट होल्ड करते हैं। इट ओनली सिग्निफाइज समथिंग इफ़ दे कंटिन्यू टू हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा मेजॉरिटी। और ये तभी मिनिस्टर बने रहेंगे, तब तक ही बने रहेंगे जब तक इनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। तो जब तक ये मेजॉरिटी में है तभी तक ये मिनिस्टर बने रहेंगे। एनी मिनिस्टर कैन बी आस्क्ड टू रिज़ाइन। देखिए किसी से भी रिज़ाइन करने को कहा जा सकता है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहे किसी को रिज़ाइन करने को, तो उसको करना पड़ेगा। तो जो है प्राइम मिनिस्टर देखिए यहाँ पे किसी से भी रिज़ाइन करने को कहेंगे तो उसको वो चीज़ ओबे करना ही करना है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू सजेस्ट द डिसमिसल ऑफ एनी मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रधानमंत्री के पास ये भी पावर है कि वो राष्ट्रपति को उससे कह सकते हैं कि हाँ इस मिनिस्टर को आप एक तरह से डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑलवेज फॉलोज हिज एडवाइस। और प्रेसिडेंट के उसके एडवाइस को फॉलो करना ही करना है। वो एडवाइस जो है वो बाउंडिंग है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस, अब देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने ही रिज़ाइन कर दिया तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो हेड है ना पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है प्राइम मिनिस्टर। अगर पीएम ही रिज़ाइन कर देता है तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ख़त्म। उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट देखिए। द मिनिस्टर और मिनिस्टर टेन्योर इज एज ए रिजल्ट द मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर टेन्योर इज नॉट फिक्स। अ मिनिस्टर और ईच मिनिस्टर्स कंटिन्यूज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा हैज़ कॉन्फिडेंस इन इट। ठीक है, तो जब तक लोकसभा में उनके पार्टी के पास जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी है, लोकसभा जब तक कॉन्फिडेंस है, तब तक ही वो मिनिस्टर रहेंगे। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही क्विट कर देते हैं तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, सरकार जो है वहाँ गिर जाती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ए मिनिस्टर कैन बी इन ऑफिस इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, या तो 5 साल तक मिनिस्टर रह सकते हैं, या जब तक ये लोकसभा का टर्म जो है पूरा नहीं होता। इवन इफ़ द सेम पार्टी दैट वॉन इन मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए फिर से दोबारा चुन के वही सरकार आती है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, दोबारा से चुन के फिर से वही पार्टी बनती है, तो भी जो है जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको दोबारा से चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले मिनिस्टर थे वही बन जाएंगे, उनको दोबारा से जो है री इलेक्ट एक तरह से करना पड़ेगा। तो वो काम जो है होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लेकिन
सलाह लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो चीज़ जो है उनको मानना ही मानना है। तो देखिए अगले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं उन मिनिस्टर्स के पास, ठीक है, कैसे इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।